नमस्कार साथियों, अल्ट्रा स्मार्ट एकेडमी उदयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और अभी तक जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो चैनल है इसका जो कंटेंट है ना, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुँचाइए ताकि इस चैनल का जो लाभ है वो विद्यार्थियों तक पहुँच सके। तो स्टूडेंट, हम जो कल पढ़ रहे थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं। उसी को हम कहते हैं पाचन तंत्र। और उसी पाचन तंत्र को हम कैसे समझ रहे थे कि जो भी भोजन के जो बड़े बड़े अवयव थे, जो बड़े बड़े टुकड़े थे, उन्हीं बड़े बड़े टुकड़ों का किस में बदलना, छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना है, हम क्या बोल रहे थे, पाचन। और हमने बात की थी, फिर दांतों की बात की थी, है ना। तो दांत कार्य के आधार पर कृतनक, कृदनक, है ना, और अग्रचवर्णक, चवर्णक होते हैं, उनके सूत्र देखे थे। और आज जो स्टूडेंट हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे वो करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और वो है सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखेंगे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था पाचन तंत्र, और इसी पाचन को तंत्र को हम कह रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम। और आज इसमें हम जो फर्स्ट हम क्या पढ़ रहे थे, जो फर्स्ट था वो हमने लिया था मुख गुहा, और इसी मुख गुहा में हमने पढ़ लिया था, सबसे पहले नंबर पर हमने पढ़ा था दांत। दांतों का हमने अध्ययन कर लिया था। तो एक स्टूडेंट एक प्रश्न पूछा जाता है कि दांत का जो सबसे कठोर जो भाग होता है इनेमल, है ना, मतलब शरीर का ही सबसे कठोर भाग है वो, और वो किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि मैंने कल लिखवाया था। तो ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, और दांतों का सूत्र याद रखना है। 4 प्रकार के दांत है, इनके क्या क्या काम है, ये आपको सभी को ध्यान रखना है स्टूडेंट। तो जैसा ही हम बात करें, और आज दांतों के बाद में आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं जीभ के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट? जीभ के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं, और इसी जीभ को हम कहते हैं टंग। तो हमारी जो ये जीभ होती है वो किस प्रकार की होती है स्टूडेंट? इस तरह की, है ना। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी जीभ होती है वो कैसी होती है। वो इस प्रकार की होती है स्टूडेंट, ये हमें ध्यान रखना है। और ये क्या होती है कि ये वाली जो जीभ है ना, तो ये कहां से जुड़ी हुई रहती है? हाइड बोन, है ना। कहां से जुड़ी हुई रहती है स्टूडेंट? तो हाइड बोन, है ना। और जहां से जीभ अटैच होती है हाइड बोन से, इस वाले भाग को बोलते हैं फ्रेनुलम। क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम। ये नाम कुछ सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा स्टूडेंट, लेकिन क्या है कि हम जैसे जैसे इसको पढ़ेंगे तो आपको नाम भी रिवाइज हो जाएंगे और नाम याद भी हो जाएंगे। जैसे जीभ की बात करें तो जीभ के बारे में आज हम बहुत ही विस्तृत और बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। और हमने क्या बोला कि ये जो जीभ है ना, इसका जो मुख्य कार्य होता है कि जो आप अलग अलग स्वादिष्ट, है ना, जैसे इमली खाई आपने, है ना, तो इमली का स्वाद का ज्ञान करवाएगा, है ना। मिठाई खाई तो आपको मीठा जो स्वाद आता है। फिर हम बात करें चरखा कुछ खाया तो चरखा जो स्वाद का जो ज्ञान करवाता है, वो सभी ज्ञान कौन करवाता है स्टूडेंट? जीभ। तो इसमें ऐसा क्या है कि ये सारे स्वादों का क्या करवाती है? ज्ञान करवाती है। तो सबसे पहले आप स्टूडेंट ये ध्यान रखेंगे कि ये जो जीभ है ये क्या होता है, ये वाली जो जीभ है ना, तो ये जो जीभ है
ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो जुड़ी हुई रहती फ्रेन्यूलम के हायर बोन से। और इसके बाद में और क्या चीज ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, तो ये वाला जो भाग होता है और ये जो अग्र वाला जो भाग होता है, ये वाला जो भाग है, यहां से जो स्वाद आता है वो आता है खट्टा। कैसा स्वाद स्टूडेंट? खट्टा। खट्टा स्वाद का ज्ञान करवाता है। फिर हम बात करें कि जो ये आगे वाला जो भाग है, यहां से जो मीठा है ना, स्वीट टेस्ट आएगा यहां से। और हम बात करें कि जो कड़वा जो स्वाद आता है वो हम बात करें तो इस वाले भाग से। ये जो भाग होता है, यहां से जो स्वाद का ज्ञान होता है वो होता है स्टूडेंट कड़वा। तो ये आपको ध्यान रखना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट। तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट कि जीभ के जो कार्य होते हैं, है ना, तो जीभ के जो कार्य होते हैं उन कार्यों को ध्यान रखना है कि जीभ के क्या क्या कार्य हो सकते हैं और जीभ का क्या कार्य है। जैसे जीभ को हटा दे, है ना, तो जीभ जो हम स्वरों का जो शुद्ध उच्चारण करते हैं वो स्वरों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जीभ का कार्य क्या हो जाएगा, एक तो बोलने के अंदर सहायक है स्टूडेंट, और दूसरा काम क्या हो जाएगा, जो हम भोजन खाते हैं तो उस भोजन को घुमा घुमा कर जो खाते हैं, है ना, तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका स्टूडेंट, जीभ का। तो हम कह सकते हैं कि भोजन को घुमाने में सहायक होता है। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। और जो थर्ड है वो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो जीभ होती है इस पर आपने नोटिस किया हो तो छोटी छोटी क्या होती है, कलिकाएं पाई जाती है। छोटे छोटे जो स्पॉट्स पाए जाते हैं उन स्पॉट्स को बोलते हैं कलिकाएं। और उन्हीं कलिकाओं का कार्य क्या होता है स्टूडेंट, वो होता है स्वाद का ज्ञान करवाना। जैसे कड़वा, खट्टा, मीठा, नमकीन, है ना, तो अलग अलग प्रकार के जो स्वाद का ज्ञान करवाते हैं तो वो इस जीभ के द्वारा ही ज्ञान। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखना है स्टूडेंट कि जो ये बीच वाला जो भाग होता है यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती, इसीलिए जो बीच वाला भाग है यहां से किसी भी प्रकार का स्वाद का ज्ञान नहीं होता है। ये स्टूडेंट आप मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। अब जैसे हम बात करें कि टेबलेट जब हम खाते हैं तो टेबलेट जो भी होती है वो बहुत कड़वी होती है, अलग अलग स्वाद की होती है। तो अधिकतर क्या करते हैं, बीच में रखेंगे किसको, टेबलेट को, और पानी से कटिक लेंगे। ऐसा ही होता है स्टूडेंट। वो इसलिए होता है क्योंकि जो बीच वाला जो भाग है जीभ का वो क्या होता है, वहां पर किसी भी प्रकार की कोई स्वाद कलिकाएं नहीं होती है, इसीलिए वहां पर किसी भी प्रकार का स्वाद का ज्ञान नहीं होगा, है ना। और स्वाद का ज्ञान नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिक कैसे भी हो तो वो खा सकते हैं। बिल्कुल स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला जो कार्य है ना, तो जीभ के फर्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे जीभ के कार्य। तो जीभ के कार्य में जो फर्स्ट जो आपका फर्स्ट है ना, बोलने में सहायक, बोलने में सहायक। दूसरा हम लिखेंगे भोजन को घुमाने में सहायक। और तीसरा हम पॉइंट लिखेंगे स्वाद का ज्ञान करवाने में सहायक।
ये स्टूडेंट तीनों पॉइंट किसके बारे में ध्यान रखेंगे, जीभ। और यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो आपकी जीभ है, ये जीभ कहाँ से जुड़ी हुई रहती है, तो ये जीभ जो है वो जुड़ी हुई रहती है फ्रेन्यूलम से। जो आपका एंड वाला भाग है जहां से जुड़ी हुई है वो वाला भाग क्या कहलाता है स्टूडेंट, फ्रेन्यूलम कहलाता है। और आप आगे और चलेंगे तो फ्रेन्यूलम किससे जुड़ा हुआ होता है, हायर बोन से। ये आप स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान रखेंगे, है ना। तो आप एक बार इसको नोट डाउन करें, फिर हम आगे की ओर समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट आपने नोट डाउन कर लिया होगा, हम आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। जीभ, और इसी जीभ में आप एक और पॉइंट लिखेंगे स्टूडेंट, क्या लिखेंगे कि बीच वाले भाग में, बीच वाले भाग में किसी भी प्रकार की कोई स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती, इसीलिए बीच वाले भाग से किसी भी प्रकार का स्वाद का ज्ञान नहीं होता। स्टूडेंट आप इसको एक बार नोट डाउन करें, है ना। तो हमने बताया कि जो बीच वाला जो भाग है वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी स्वाद कलिकाएं नहीं होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि बीच वाला जो भाग है वहां पर किसी भी प्रकार का स्वाद नहीं आता है। तो एक बार आप इसको नोट डाउन करें, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट आपने नोट डाउन कर लिया होगा, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जीभ के बाद में जो जीभ में जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो हमने देख ली है, और अब जीभ के बाद में जो मुख गुहा में जो तीसरा मैंने पॉइंट डलवाया था, और वो तीसरा पॉइंट है यवला। स्टूडेंट इस यवला के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करें कि जो यवला होता है ये होता है मुख गुहा के अंदर, है ना, जो मुख गुहा है उसके अंदर। और दूसरी चीज आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो यवला है ये किसका बना हुआ होता है, मांसपेशियों का बना हुआ होता है। दूसरी बात ये आप ध्यान रखेंगे कि ये किसका बना हुआ होता है, मांसपेशियों का बना हुआ होता है स्टूडेंट, ये आप ध्यान रखेंगे। और हम बात करें इसी यवला का कार्य क्या होता है कि जो भी भोजन है ना, जो मुख गुहा के अंदर जो भोजन है उसको कहां पर ले जाना, उसको ग्रसनी में धकेलने का जो कार्य है वो किसका है स्टूडेंट, यवला का ही कार्य है। ये आप स्टूडेंट ध्यान रखेंगे। और हम आगे की ओर बढ़ें तो जो यवला होता है वो क्या होता है कि जैसे 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 उम्र बढ़ेगी, उम्र बढ़ने से क्या हो जाएगा कि जो भी ये यवला है ना, तो इसका आकार क्या होता है, बढ़ जाता है, और जो मांसपेशी होती है वो ढीली हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि आपने एक ध्वनि सुनी होगी खर्राटे, है ना। तो हम बात करें कि उम्र बढ़ने के साथ यवला का आकार क्या होता है, बढ़ता जाता है स्टूडेंट, और जिसके कारण सोते समय यवला लगातार किससे टकराता है, जो कठोर तालु है उस कठोर तालु से टकराता है, और वहां से एक ध्वनि का निर्माण होता है, और हम उसी ध्वनि को हम कहते हैं खर्राटे। तो
तो आप स्टूडेंट ये चीज भी ध्यान रखेंगे कि उम्र बढ़ने के साथ में जो यवला का जो आकार है वो बढ़ता जाएगा, और क्या होगा क्या होगा कि सोते समय है ना वो किससे टकराएगा, कठोर तालु से टकराएगा, और कठोर तालु से टकराने से क्या होगा, एक ध्वनि उत्पन्न होती है, और वही ध्वनि कहलाती है खर्राटा। तो स्टूडेंट आपको ध्यान होगा कि खर्राटा क्यों आते हैं, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यवला के बारे में हम जल्दी से एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, यह मुख गुहा में पाया जाता है। दूसरी बात लिखेंगे, यवला मांसपेशियों का बना होता है। तीसरी बात ये लिखेंगे स्टूडेंट, यवला के बाद में हम बात करें, तीसरा आप ये लिखेंगे कि यवला भोजन को मुख गुहा से ग्रसनी में धकेलने का कार्य करता है। फोर्थ पॉइंट में आप इसमें लिखेंगे कि ये जो है यवला क्या होती है कि उम्र बढ़ने के साथ में यवला का आकार बढ़ता है, यवला का आकार बढ़ता है, जिसके कारण सोते समय यवला कठोर तालु से टकराता है, जिससे एक ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे खर्राटा कहा जाता है। स्टूडेंट आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखेंगे कि यवला मांसपेशियों का बना हुआ होता है, यवला मुख गुहा में पाया जाता है। इसका कार्य ये है कि जो भी भोजन है उस भोजन को मुख गुहा से कहां पर लेके आना, ग्रसनी के अंदर लेके आना। और जो एक और काम हो जाएगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये जो यवला है उसका आकार बढ़ता है। तो सोते समय क्या होता है कि जो यवला होता है वो कठोर तालु से टकराता है, जिससे एक ध्वनि उत्पन्न होती है, और उसी ध्वनि को हम कहते हैं खर्राटा। तो ये स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है। तो आप एक बार इसको नोट डाउन करें, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, और नोट डाउन करने के बाद में हम आगे की ओर पढ़ेंगे। अब हम बात करें, है ना, कि एक तो हमने पढ़ा मुख गुहा में दांत, दूसरा पढ़ा हमने जीभ, और तीसरी पढ़ी हमने यवला। और अब जो चौथा है, और इसी मुख गुहा में 4th नंबर पर मिलती है लार ग्रंथियां। क्या मिलती है स्टूडेंट? लार ग्रंथियां। इसको आप लिखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसा है स्टूडेंट? मोस्ट इंपॉर्टेंट।
ये आप ध्यान रखेंगे किसके बारे में, लार ग्रंथियों के बारे में। तो हम बात करें कि मानव के अंदर जो लार ग्रंथियां पाई जाती है स्टूडेंट, तो वो पाई जाती है 3 प्रकार की। कितनी प्रकार की, 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है। सबसे पहली जो ग्रंथि है वो पेरोटिड के नाम से जानी जाती है। दूसरी मिलेगी सबमेंडिबुलर और तीसरी मिल जाएगी स्टूडेंट सबलिंगुअल। तो आपको नाम भी ध्यान रखने हैं, क्या क्या नाम रखेंगे याद, पेरोटिड, सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल, ये स्टूडेंट आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं कि जो लार ग्रंथियां है वो 3 प्रकार की मिलेगी। कौन कौन सी मिलेगी, पेरोटिड, सबलिंगुअल और सबमेंडिबुलर, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर हम एक एक चीज आगे की ओर बढ़ेंगे। तो लार ग्रंथियां, लार मानव शरीर में लार ग्रंथि मानव शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। कितनी होती है, 3 होती है। कौन कौन सी होती है स्टूडेंट, एक होती है पेरोटिड, एक होती है सबमेंडिबुलर और एक होती है स्टूडेंट सबलिंगुअल। ये तीनों के आपको नाम ध्यान रखने हैं। तो हम बात करें कि ये जो लार ग्रंथि है ये 3 प्रकार की होती है ना, पेरोटिड, सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल। और इसमें भी पूछा जाए कि जो सबसे जो बड़ी जो लार ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है स्टूडेंट पेरोटिड। तो आप लिख लेंगे सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि है वो कौन सी है, पेरोटिड। सबसे बड़ी लार ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी स्टूडेंट, एग्जाम में पूछा जाता है सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, पेरोटिड। ये आप स्टूडेंट ध्यान रखेंगे। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो जो लार ग्रंथि है तो ये क्या सिक्रेशन करेगा, लार रस का सिक्रेशन करेगा। तो हम इसका पीएच भी जानेंगे और इस लार के अंदर क्या क्या चीजें उपस्थित है इसके बारे में भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। इससे पहले आप एक बार इसको नोट डाउन करें। स्टूडेंट नोट डाउन कर लिया होगा, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। लिखेंगे जो लार ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियां लार रस का स्त्राव करती है। किसका स्त्राव करती है स्टूडेंट, लार रस का। और अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनते हैं यहीं से बनते हैं स्टूडेंट। और लार रस का जो पीएच अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए, पीएच, है ना, पीएच पूछा जाए तो वो हो जाएगा 6.4 से लगाकर 6.8, इसका क्या होता है, पीएच होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, कितना पीएच हो जाएगा लार रस का, 6.4 से लगाकर 6.8। और इसी लार ग्रंथि में क्या क्या चीजें मिलेगी, पानी, जो कि सभी सबसे अधिक मात्रा में मिलेगा। तो हम लिख लेंगे यहां पर सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलेगा, पानी।
और एक और चीज मिलेगी और वो मिलेगा टाइलिन। और इसी टाइलिन को हम एक और नाम से जानते हैं, लार एमाइलेज। ये आप ध्यान रखेंगे। और जो तीसरी जो चीज मिलती है वो क्या मिलती है स्टूडेंट, लाइसोजाइम। क्या मिलता है, लाइसोजाइम एंजाइम। तो हमने यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखी है स्टूडेंट, जो लार है, जो लार रस है, जो भी लार ग्रंथि थी, हमने 3 प्रकार की लार ग्रंथि देखी, पेरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। इन्हीं ग्रंथियों का जो काम है वो क्या है, लार रस का सिक्रेशन करना। और इसी लार रस में क्या क्या चीजें होती है उसका हमने ऑपरेशन कर डाला है ना। और ऑपरेशन करने से हमें पता चला कि इसमें तो पानी है, टाइलिन और लार एंजाइम है, ये और कौन सा है, लाइसोजाइम है। तो ये जो पानी है ना, और ये जो टाइलिन है, ये जो लाइसोजाइम है, ये सब किसके अवयव है, लार रस के। और मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि पीएच कितना होता है किसका, लार रस का, तो 6.4 से 6.8 होता है। मतलब हम जान सकते हैं कि हल्का अम्लीय है ना, हल्का अम्लीय। अब हल्का अम्लीय क्यों कहा स्टूडेंट, इसीलिए कहा क्योंकि जो हमारी पीएच जो टेबल है वो होती है 0 से लगाकर 14 तक, और 7 सेंटर पॉइंट होता है, और इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन। अगर वैल्यू 7 से कम है ना, 7 से कम है तो हम उसको बोलते हैं अम्ल। और हम कहें कि 7 से अगर वैल्यू ज्यादा है तो उसको हम कहते हैं क्षारक, बेस। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसका जो पीएच 6.4 से 6.8 है, इसीलिए हम कहते हैं इसको हल्का अम्लीय। तो स्टूडेंट आप इसको एक बार नोट डाउन करें, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आप एक बार ये वाला आप एक बार नोट डाउन करें, इसके बाद में सबसे पहला जो पॉइंट डालेंगे वो डालेंगे टाइलिन लार एमाइलेज। तो स्टूडेंट आपने नोट डाउन कर लिया होगा, है ना, नोट डाउन कर लिया होगा। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला आप जो पॉइंट डालेंगे वो डालेंगे टाइलिन। और इसी टाइलिन को हम बोल रहे थे लार एमाइलेज। अब सुनिए, ये क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है स्टूडेंट, है ना, एंजाइम। और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है कि जो भी भोजन के साथ में, हमने देखा था जब हम डाइजेशन की यहाँ पर इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें देखा था कि जो भोजन है उसमें जो अवयव मिल रहे हैं, क्या मिल रहे थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। तो यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट को ही हम बोलते हैं स्टार्च, लिखवाया था बिल्कुल, है ना। तो उसी स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज के अंदर। कौन करता है स्टूडेंट, है ना, ये भी हमने देखा था। तो वो जो कार्य करता है कौन, जो एंजाइम है, जैसे कि जो स्टार्च है उस स्टार्च को माल्टोज के अंदर जो चेंज कर रहा था, और माल्टोज क्या था आपका, मोनोसैकेराइड। तो वो क्या है, कौन चेंज कर रहा है, वो टाइलिन या फिर लार एमाइलेज। तो आप इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का
पाचन करता है। दूसरे पॉइंट में आप लिखेंगे स्टूडेंट इस टाइलिन का क्या कार्य है ना। तो स्टार्च का जो 30% जो पाचन है, स्टार्च का 30% पाचन मुख गुहा में होता है। मतलब हम बात करें कि ये जो लार है, इस लार में क्या होता है, टाइलिन एंजाइम होता है। इसीलिए जो हम भी कुछ भी खाएंगे उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट है तो 30% कार्बोहाइड्रेट तो कहां पर डाइजेशन हो जाएगा, वो हो जाएगा मुख गुहा के अंदर। फिर और अगर हम बात करें तो जो टाइलिन है, टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को किसमें बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है, बदल देता है। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब हम बात करें कि जो कार्बोहाइड्रेट है और इसी कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है स्टूडेंट, वो होता है स्टार्च। ये क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ना। मतलब हमने देखा था कि जो जटिल सब्सटेंस है ये, और जटिल से कैसा बनाना है, सरल, है ना। तो जो सरल है, जैसे हम स्टार्च से किसमें बना, माल्टोज में। और ये माल्टोज क्या है, मोनो, है ना। ये माल्टोज लिख लीजिए, माल्टोज में चेंज कर देता है। कौन करता है स्टूडेंट, ये ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये करता है टाइलिन एंजाइम या फिर लार एमाइलेज, मोस्ट इंपोर्टेंट। एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, इसलिए बी अवेयर कि अब की बार जो एग्जाम होगा उसमें भी पूछा जा सकता है। तो ये जो टाइलिन और जो लार एमाइलेज है, ये किसमें, सबसे पहला हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो टाइलिन है और जो लार एमाइलेज है, ये सबसे पहले तो किसमें मिलेगा, लार जो है, लार रस, उसमें मिलेगा। और इसका जो मुख्य कार्य है, जो भी भोजन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, जो स्टार्च है, उसी स्टार्च को किसमें बदल देना, माल्टोज के अंदर बदल देना, किसका कार्य है, टाइलिन का। स्टूडेंट ये ध्यान रखेंगे। और हम बात करें कि ये कहां पर पाया जाता है, मुख गुहा में पाया जाता है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी टाइलिन का जो कार्य है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, वो करता है लार टाइलिन या फिर लार एमाइलेज। ये स्टूडेंट आप नोट डाउन करें एक बार, इसके बाद में हम आगे की ओर बढ़ेंगे। और एक और चीज आपको ध्यान रखना है, अगर इस टाइलिन का पीएच पूछा जाए, क्या पूछा जाए, पीएच पूछा जाए स्टूडेंट, पीएच, है ना, तो वो होती है 6.8, मोस्ट इंपोर्टेंट। एक बार आप इसको नोट डाउन करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट आपने नोट डाउन कर लिया होगा। और अब नोट डाउन करने के बाद में, है ना, तो ये हमने बात करी है किसकी, लार एमाइलेज टाइलिन की। और अब हम जो बात करेंगे नेक्स्ट, वो बात किसकी करने वाले हैं स्टूडेंट, वो करने वाले हैं लाइसोजाइम, है ना, लाइसोजाइम। अब जैसे हम बात करें कि जो हमारा एनवायरनमेंट है
उसमें क्या है, थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया या फिर थाउजेंड्स ऑफ जीवाणु या फिर हजारों में जीवाणुओं की संख्या मौजूद है इस एनवायरनमेंट के अंदर। हम नहीं जानते कि हमारे जो आसपास जो एनवायरनमेंट है यहाँ पर भी बैक्टीरिया मौजूद है ना। तो हम जैसे ही कोई भी भोजन वगैरह भी खाएंगे तो उस भोजन के साथ में कई बार क्या होता है कि वो जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, उसी भोजन के साथ में क्या आ जाते हैं, अंदर की तरफ आ जाते हैं। तो क्या होता है कि ये जो लाइसोजाइम होता है, ये लाइसोजाइम क्या करता है स्टूडेंट, कि जो बैक्टीरियाज होती है उसकी जो सेल वॉल होती है जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, और उसी पेप्टिडोग्लाइकेन को क्या करता है, वो ये जो लाइसोजाइम होता है उसको क्या कर देता है, गला देता है, डिसोल्व कर देगा उसकी सेल वॉल को। और उसको अगर डिसोल्व कर दिया तो जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी स्टूडेंट, है ना। तो इस प्रकार से लाइसोजाइम अपनी अहम भूमिका निभाता है। मतलब जो भी हानिकारक जो सूक्ष्म जीव होंगे उसको नष्ट करने का जो कार्य है वो कौन करता है स्टूडेंट, लाइसोजाइम एंजाइम करता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि लाइसोजाइम एंजाइम का मुख्य कार्य यही है कि जो भी सूक्ष्म जीव है, जो बैक्टीरियाज हैं, जो खाने के साथ में अंदर आ रहे हैं, उनको क्या करना, नष्ट करना पूरी तरह से। तो ये जो मुख्य कार्य है वो लाइसोजाइम का है। तो हम एक एक चीज से हम यहाँ पर नोट करते हुए चलेंगे स्टूडेंट, है ना। तो आप भी साथ में नोट करना है इसको। ये भोजन के साथ आए, ये भोजन के साथ आए हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य करता है। जो कि हमने ये पॉइंट समझ लिया स्टूडेंट। ये जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को गला देता है, जिससे जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टूडेंट, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर हम आगे की ओर बढ़ें तो और क्या हो जाएगा, आपने पिछले जमाने में आपने देखा हो तो क्या करते थे कि गौमूत्र जो आता था, जो गाय का जो मूत्र आता था, उसकी क्या डाले जाते थे, छींटे डाले जाते थे स्टूडेंट। तो इसका रियल रीजन क्या है कि उसकी छींटे डाले जाते थे। तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन यही है कि उस गौमूत्र में क्या पाया जाता था स्टूडेंट, उस गौमूत्र में पाया जाता था लाइसोजाइम एंजाइम। और यही लाइसोजाइम एंजाइम जो आसपास में जितने भी बैक्टीरियाज हैं, जितने भी मच्छर वगैरह है ना, उन सभी को क्या करता था, ये नष्ट करता था। तो ये जो कार्य है वो किसका है, लाइसोजाइम एंजाइम का है स्टूडेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो गोमूत्र को पवित्र माना जाता है, क्योंकि गोमूत्र में लाइसोजाइम एंजाइम उपस्थित होता है। स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट आप ये ध्यान रखेंगे, है ना, कि जो
लाइसोजाइम एंजाइम है ना। ये आपको यहाँ से प्रश्न हमेशा देखने को मिलते हैं इस लार ग्रंथि से। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो लार ग्रंथियां हैं वो 3 प्रकार की है, पेरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। और जो सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि है वो है पेरोटिड स्टूडेंट। और ये जो लार ग्रंथि है वो लार रस का स्त्राव करती है और इस लार रस का जो पीएच था वो 6.4 से 6.8 था। और इसी लार रस में हमें मिल रहे थे, एक तो पानी मिल रहा था और टाइलिन मिल रहा था जिसे लार एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं, और एक मिल रहा है लाइसोजाइम। और ये जो टाइलिन और जो लाइसोजाइम, टाइलिन और जो लार एमाइलेज है, इसका कार्य था जो भी कार्बोहाइड्रेट है, जो स्टार्च है, उसको किस में चेंज कर देना, माल्टोज में चेंज कर देना। मतलब हम कह सकते हैं कि किसका पाचन कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा है। कौन कर रहा है, टाइलिन एंजाइम या फिर लार एमाइलेज। फिर हमने देखा लाइसोजाइम एंजाइम। तो लाइसोजाइम एंजाइम क्या होता है कि हम भोजन के साथ में क्या होता है, कई बार सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, कई बार बैक्टीरिया उस भोजन के साथ में अंदर एंटर कर जाते हैं। तो उन्हीं जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, उनको क्या कर देता है, उनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल को क्या कर देता है, गला देता है। और गलाने से क्या हो जाएगा स्टूडेंट की जो उसकी सेल वॉल है ना, वो गल जाएगी। तो फिर जो बैक्टीरिया है वो भी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और नष्ट होने से क्या हो जाएगा, जो भी सूक्ष्म जीव अंदर गए हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। और इसी लाइसोजाइम एंजाइम की वजह से इस गोमूत्र, जो गोमूत्र होता है ना, जो गाय का मूत्र होता है, इसी में क्या पाया जाता है, इसी में पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम, है ना। तो पाश्चात्य मतलब हम प्राचीन समय में देखें तो क्या मानते हैं, तब से पवित्र, गोमूत्र को पवित्र इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम। स्टूडेंट इतना ध्यान रखेंगे और एक बार आप इसको नोट डाउन करें, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट उसके बाद में हम देखें कि जैसे ही ये लाइसोजाइम हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ग्रसनी के बारे में। है ना, ये मुख्य गुहा हमने पढ़ लिया। और मुख्य गुहा के बाद में अब जो सेकंड नंबर पे आता है वो आती है ग्रसनी। ग्रसनी से एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो शब्द या फिर हम कह सकते हैं प्रश्न बनता है कि वायु और जो भोजन होता है उसका उभयनिष्ठ मार्ग कौन सा होता है। तो उभयनिष्ठ मार्ग कौन सा होता है स्टूडेंट, ग्रसनी का। सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो भोजन है उस भोजन और वायु का जो उभयनिष्ठ मार्ग है वो कौन सा हो जाएगा, ग्रसनी। कि जब भोजन करेंगे तब, है ना, भोजन जैसे ही उसकी कुपिका खुलेगी भोजन अंदर जाएगा, है ना। और जब हम श्वास लेंगे तब भोजन वाली नली बंद हो जाएगी, है ना। इस तरीके से अल्टरनेट, इसीलिए हम कहते हैं भोजन और वायु की उभयनिष्ठ मार्ग होता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें स्टूडेंट इसके बाद में, तो ये जो ग्रसनी है, इसी ग्रसनी में किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसमें सिर्फ कुछ एक्टिविटी होगी तो वो होगी ओनली क्रमाकुचन गतियां होगी, है ना, क्रमाकुचन गतियां होगी। और उसी क्रमाकुचन गतियों से क्या होगा, जो भी भोजन है वो कहाँ आगे की तरफ मूव करेगा, मतलब ग्रसनी से कहाँ जाएगा, ग्रसिका में जाएगा। मतलब इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर कोई भी पाचन भी नहीं होता। और पाचन नहीं होगा तो क्या होगा, वहां पर क्रमाकुचन गतियां होगी और भोजन वहां से क्या हो जाएगा, आगे जाएगा। तो इस ग्रसनी का यही कार्य है स्टूडेंट, ये आप ध्यान रखेंगे। और हम बात करें कि इसी ग्रसनी पर एक कह सकते हैं कि गाठी ढक्कन या फिर उसी को हम जानते हैं एपिग्लोटिस। तो वो
पाया जाता है, घाटी ढक्कन या फिर क्या पाया जाता है, एपिग्लोटिस पाया जाता है। तो ये क्या करता है कि ये जो भी भोजन होता है उसको जो श्वास नली में जाने से क्या करता है स्टूडेंट, रोकता है। तो ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखेंगे कि श्वास नली में जाने से रोकता है, कौन रोकता है, घाटी ढक्कन या फिर एपिग्लोटिस, आप ये ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। और क्या होता है, आपने एक बार मतलब हम देखते हैं कई बार कि जैसे ही भोजन वगैरह करते हैं तो उस समय हिचकियां चालू हो जाती है। तो उन हिचकियों का कारण क्या है स्टूडेंट, उन हिचकियों का कारण यही है कि भोजन का जो टुकड़ा है वो कहाँ पर प्रवेश कर जाता है, वो कर जाता है श्वास नली के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिससे क्या होगा कि जो भी डायफ्राम है उस डायफ्राम के अंदर, जो डायफ्राम है उस डायफ्राम के अंदर संकुचन और शिथिलन की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू हो जाती है। और वो शुरू होने से क्या होगा स्टूडेंट, हिचकी आएगी। ये आपको ध्यान रखना है ना। तो एक एक पॉइंट हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि ये भोजन, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये भोजन व वायु का उभयनिष्ठ मार्ग होता है। और अगर हम बात करें तो दूसरे पॉइंट में लिखेंगे, ग्रसनी में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पाचन की कोई प्रक्रिया नहीं होती। स्टूडेंट आप ये ध्यान रखेंगे। और क्या रखेंगे कि ग्रसनी में अगर एंजाइम नहीं है तो पाचन की गतियां नहीं हो रही, तो क्या होगा कि ग्रसनी में क्या होती है, ओनली क्या होता है, क्रमाकुचन गतियां। तो ग्रसनी में क्रमाकुचन गति होती है, जिससे भोजन ग्रसनी से ग्रसिका में जाता है। ये स्टूडेंट आप ध्यान रखेंगे। फिर हम आगे की ओर बढ़े स्टूडेंट, तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा कि ग्रसनी पर क्या पाया जाता है, एपिग्लोटिस या फिर घाटी ढक्कन। ग्रसनी पर घाटी ढक्कन या फिर इसी को हम कहते हैं एपिग्लोटिस पाया जाता है, एपिग्लोटिस पाया जाता है, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। और अगर हम बात करें
कि कई बार जो होता है कि गलती से भोजन का टुकड़ा कहाँ चले जाता है, श्वास नली में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण जो डायफ्राम होता है उसमें लगातार संकुचन और शिथिलन होता है, जिसके कारण एक ध्वनि का निर्माण होता है और उसी को हम कहते हैं हिचकी। तो आप ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा। कई बार भोजन श्वास नली में प्रवेश कर जाता है, जिससे डायाफ्राम में लगातार संकुचन व शिथिलन की प्रक्रिया होती है, जिससे एक ध्वनि का निर्माण होता है, जिसे हिचकी कहते हैं। तो स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है कि डायफ्राम में क्या हो जाएगा, संकुचन और शिथिलन की क्रिया हो जाएगी, जिससे क्या होता है ध्वनि उत्पन्न होती है, वो उसी को हम कहते हैं हिचकी। तो आप एक बार इसको नोट डाउन करें, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप एक बार जल्दी से नोट करिएगा इसको, फिर हम और आगे की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसको, है ना, इसको नोट डाउन कर लिया होगा। हम आगे की ओर चलते हैं। अब ये जो ग्रसनी है और इसी ग्रसनी के बाद में हम देखने वाले हैं अब ग्रसिका के बारे में। ग्रसिका, ग्रसिका। स्टूडेंट इस ग्रसिका में क्या होता है, इसी ग्रसिका को हम बोलते हैं कि इसोफेगस, है ना, जो लंबी सी जो नली होती है, इस कंठ के बाद में जो लंबी सी आमाशय तक जो नली होती है, उसी को हम बोलते हैं इसोफेगस, जिसे ग्रसिका भी कहते हैं स्टूडेंट। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पर भी किसी भी प्रकार के कोई भी एंजाइम्स नहीं पाए जाते, इसीलिए यहां पर किसी भी प्रकार का क्या नहीं होगा, कोई भी किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होगा। सबसे पहली पॉइंट तो आप ये ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, और उसके बाद में आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, क्या ध्यान रखेंगे कि इसमें जो होता है, जैसे कोई किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं होता है, तो यहाँ पर एंजाइम नहीं होगा तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर क्रमाकुचन गतियां होगी, है ना, क्रमाकुचन गतियां। वो क्रमाकुचन गतियां होगी तो क्या होगा, जो भोजन है वो ग्रसिका से कहां पर आ जाएगा, आमाशय में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको दो ही पॉइंट लिखने हैं। दो पॉइंट क्या लिखेंगे, ग्रसिका में मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, तो इसमें लिखेंगे ग्रसिका में कि यहां पर ग्रसिका में किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं होता, इसलिए यहाँ किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता
और दूसरा, अगर यहाँ पर एंजाइम नहीं है, पाचन नहीं हो रहा तो क्या होगा, यहाँ ग्रसिका में क्रमाकुचन गतियां होती हैं, जिससे भोजन ग्रसिका से आमाशय में प्रवेश करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है स्टूडेंट ग्रसिका के बारे में कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइम नहीं होता, और एंजाइम नहीं होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर सिर्फ क्या होगी, क्रमाकुचन गतियां होगी, और क्रमाकुचन गतियों से क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि जो भी भोजन है वो ग्रसिका में वहां से क्या यहाँ पर आ जाएगा, वहां से स्टोमक के अंदर आ जाएगा और वहां से आमाशय के अंदर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, ये चीजें हम रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हमने देखा था, जीभ से चालू किया था। जीभ क्या होती है, जीभ कहाँ से जुड़ी हुई होती है ये पूछा जाए तो ये हायर्ड जो फ्रेन्युलम है, फ्रेन्युलम से किससे जुड़ी हुई रहती है, हायर्ड बोन से जुड़ी हुई रहती है। एक तो आप ये ध्यान रखेंगे। और ये जो जीभ है, इस जीभ पर क्या पाया जाता है स्टूडेंट, है ना, इस पे स्वाद कलिकाएं मिलेगी जो कि अलग अलग स्वाद का क्या करवाती है, ज्ञान करवाती है। दूसरी चीज ये आप ध्यान रखेंगे। और हमने देखा था कि जो भी ये जीभ है, ये एक तो बोलने में सहायक है ना, आप शुद्ध उच्चारण कर सकते हो, है ना, भाषा को अच्छी तरीके से बोल सकते हो। और बात करें कि जो भोजन है, उस भोजन को अच्छी तरह से घुमाने में भी ये सहायता करती है जीभ। और तीसरी चीज है कि ये स्वाद का ज्ञान करवाती है। और उस जीभ के बाद में हमने पढ़ा था यवला। और यवला में हमने देखा था कि ये होता है मुख गुहा में और मांसपेशियों का बना हुआ होता है स्टूडेंट, यवला, है ना। और हमने देखा था कि जैसे जैसे उम्र इंक्रीज होगी तो उम्र बढ़ने से क्या हो जाएगा, उम्र बढ़ने से स्टूडेंट यही होगा कि जो ये यवला है उसका आकार बढ़ेगा। और बढ़ने से क्या होगा, सोते समय क्या होगा कि ये जो यवला है वो कठोर तालु से टकराएगा ऊपर, और कठोर तालु से टकराने से क्या होगा कि खर्राटों का निर्माण होगा, मतलब एक ध्वनि आएगी और उन्हीं ध्वनि को हम कहते हैं खर्राटे। ये ध्यान रखेंगे। और चौथी चीज हमने यहाँ पर पढ़ी, वो पढ़ी थी लार ग्रंथियां, है ना, कि जो मुख गुहा में जो लार ग्रंथि है, उन जो लार ग्रंथियां हैं, तो तीन जोड़ी हमने देखी थी, पेरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। जो पेरोटिड जो ग्रंथि है स्टूडेंट, तो वो सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो लार ग्रंथि है, उस ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, लार, सबसे बड़ी लार ग्रंथि पूछी जाए तो पेरोटिड। ये आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। और अगर हम बात करें कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और जो ये लार ग्रंथि है, ये लार रस का स्त्राव करेगी और लार रस का पीएच पूछा जाता है। तो पीएच हो जाएगा 6.4 से 6.8, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद में हम देखें कि इसी लार के अंदर हमने देखा था ये जल होता है, टाइलिन लार एमाइलेज होता है, टाइलिन या फिर लार एमाइलेज, दो नाम है इसके। और एक पाया जाता है लाइसोजाइम। तो ये टाइलिन और लार एमाइलेज का एक ही काम था कि जो कार्बोहाइड्रेट है, उस कार्बोहाइड्रेट का क्या करना, डाइजेशन करना, उस कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज करना, माल्टोज में। तो आपको प्रश्न पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कौन चेंज करता है, तो वो करता है टाइलिन एंजाइम या फिर लार एमाइलेज एंजाइम। ये स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें आगे की ओर बढ़ें तो लाइसोजाइम एंजाइम पढ़ा था हमने। तो जो लाइसोजाइम जो एंजाइम है, जैसे ही हम जो भोजन वगैरह जो खाते हैं, तो
तो उसके साथ में क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले बहुत सारे बैक्टीरियाज है उस भोजन के साथ में अंदर एंटर करते हैं। तो ये जो लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है कि वो जो बैक्टीरियाज वगैरह है उसकी जो सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकेन, उसको क्या कर देता है, गला देता है, जिससे बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाते हैं स्टूडेंट। तो ये लाइसोजाइम भी अपनी महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाने में सहायक है। फिर हम बात कर रहे ग्रसिका की बात की थी फिर स्टूडेंट। तो ग्रसिका में हमने देखा था कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइम नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो ग्रसनी है ना, ग्रसनी देखी थी। इसके बाद में ग्रसनी में मोस्ट इंपॉर्टेंट दो चीज है, यहाँ पर आपको गाठी ढक्कन या फिर एपिग्लोटिस मिलेगा, है ना। और एक ये पूछा जाता है कि वायु और भोजन का उभयनिष्ठ मार्ग कौन सा है, तो वो भी कौन है, ग्रसनी। दो चीजें आप ध्यान रखेंगे यहाँ। फिर हम, और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी एंजाइम सिक्रेशन नहीं होता, इसलिए यहाँ पर पाचन भी संभव नहीं है। सिर्फ क्रमाकुचन गतियां होगी, और क्रमाकुचन गति से क्या हो जाएगा कि भोजन जो मुख गुहा से कहाँ आ जाएगा, ग्रसनी के अंदर, और ग्रसनी से भोजन कहाँ चले जाएगा, ग्रसिका। तो स्टूडेंट इसके बाद में हमने ग्रसिका देखी, जिसको इसोफेगस के नाम से भी जानते हैं, और वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। और एंजाइम नहीं पाया जाने से क्या होता है स्टूडेंट कि एंजाइम नहीं है तो वहां पर डाइजेशन भी संभव नहीं है, और डाइजेशन नहीं होगा तो वहां पर क्रमाकुचन गतियां होगी, और क्रमाकुचन गतियों से क्या हो जाएगा, जो भी भोजन है वो भोजन ग्रसिका से कहां पर आ जाएगा, आमाशय। तो हमारा आज का जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में आने लायक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो चीजें हमने आज डिस्कस की है स्टूडेंट। और कल जो हम पढ़ेंगे वो मोस्ट महत्वपूर्ण और मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि भोजन कहाँ पर आ जाएगा, आमाशय में। तो आमाशय के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होगी, और उन एक्टिविटीज को हम डिस्कस करेंगे हमारी कल की क्लास के अंदर। तो स्टूडेंट कल की क्लास देखना ना भूले, और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्लासों का लाभ दिलवाएं। तो स्टूडेंट हम कल जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा, जब भोजन आमाशय में आ जाएगा तो वहां पर कौन कौन सी एक्टिविटीज होगी, तो उन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कल। तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं तक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।